चलो, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा वर्क करता है। तो इसका मतलब जो जिस स्ट्रैंड पे वर्क करेगा वो 3 से 5 वाली होगी, और ये नया जो बनवाएगा वो होगा 5 से 3 वाला स्ट्रैंड। अभी खुद से स्टार्टिंग नहीं करता, इसको स्टार्टिंग करने के लिए आरएनए प्राइमेज की जरूरत होती है, जो छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रैंड्स आके ज्वाइन करा दे। फिर वो जैसे जैसे प्राइमर्स ऐड होते चले जाता है, ये रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, 5 to 3 डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड बनवाने शुरू कर देता है। ये हमने देखा, जिसकी वजह से एक स्ट्रैंड पे तो कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है, एक स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन जिसपे होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिसपे डिसकॉन्टिन्यूस होता है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पे हमारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, दोज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हम बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन अप करा देते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? जिस साइट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है दैट साइट इज नोन एज ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगी वहीं से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अनलेस डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं। ऑल क्लियर? बोलो जल्दी से। डीएनए को अनवाइंड कराने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया? यस ओकाजाकी मैम। फ्रेगमेंट्स, कौन से फ्रेगमेंट बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे? 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है। पूरा प्रोसेस तो ऑब्वियसली बात है, अब तो बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं है आप लोगों में से किसी के भी, तो पूरा प्रोसेस तो आप लोगों को इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। अब पढ़ो जरा रेप्लिकेशन के बारे में हमारा एनसीईआरटी क्या लिखता है। एनसीईआरटी बोलता है कि व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, डीएनए का जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया वॉटसन एंड क्रिक ने विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक ना, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक की हेल्प से ही तो दिया गया था, और चारगाफ रूल की हेल्प से had immediately proposed a scheme for replication of DNA। ऐसे ही इन्होंने replication of DNA बता दिया। It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में स्टेटमेंट दिया। वापस स्टेटमेंट पढ़ो। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, मतलब हमारे नोटिस से ये चीज बाहर नहीं है कि जो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, उस स्पेसिफिक पेयरिंग की वजह से हम उसके पॉसिबल कॉपीज बना सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के। जेनेटिक मटेरियल के अलग अलग कॉपीज हम क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक पेयरिंग। फिर यही स्कीम हमको क्या सजेस्ट करता है? द स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट, मतलब इससे हमें पता चला कि सबसे पहले क्या होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यस पहले अलग अलग हुआ होगा, दोनों स्ट्रैंड यस अलग अलग, मैम। दोनों स्ट्रैंड ने एकदम टेम्पलेट के जैसे वर्क किया, और दोनों स्ट्रैंड पे एक एक नया टेम्पलेट आके कनेक्ट हो गया, एक्ट एज अ टेम्पलेट, और एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उन्होंने बनवा दिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो ये देखा गया कि जो एक नया डीएनए मॉलिक्यूल बने, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बने, वो दोनों के दोनों पेरेंटल के बिल्कुल जैसे थे, पेरेंटल के जैसे थे, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव देखो कैसे होता है सेमी कंजर्वेटिव, इसको थोड़ा सा समझो। ये मेरे पास लेट सपोज एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसके अंदर पेयरिंग कराना, फिर मैंने क्या किया, इन इस डीएनए स्ट्रैंड के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया सबसे पहले, और फिर ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहे हैं, इन पे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आके कनेक्ट हो गया, ये किया। पेयरिंग का क्या पेयरिंग है? लेट्स सपोज ये पेयरिंग है हमारे पास, दिस इज 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम। मैंने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला अलग किया, और इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला।
तो इसके अपोजिट कौन सा बना होगा, 5' टू 3', और यहाँ पे 3' से 5', एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये वाला स्ट्रैंड ये है, इसके अपोजिट यहाँ पे ए सी जी टी ए सी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा वो बताना। यहाँ पे टी जी सी ए टी टी जी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जब आप बना दोगे यहाँ पे, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाते टाइम ये देख रहे हो ना कि बन रहा है बिल्कुल कैसा, डीएनए पेरेंटल के जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस मैम, यस मैम, बिल्कुल डिट्टो पेरेंटल के जैसे बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है? यस मैम, सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, कि जो एक पेरेंट है, जो ये नए हमारे पास डॉटर डीएनए बने ना दोनों के दोनों, इन दोनों डीएनए के अंदर एक एक जो स्ट्रैंड है वो किसका है, पेरेंट का है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले थ्योरेटिकली किसने एक्सप्लेन किया था? इसको थियोरटिकली एक्सप्लेन किया गया था वॉटसन एंड क्रिक ने, अभी लाइन पढ़ी, वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था। एंड फिर इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, मेसेल्शन एंड स्टॉल। कौन सी हमें 1958 में, और थियोरटिकली 1953 में किया गया था ना। यस मैम, तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने इसको इकोलाई के ऊपर किया था डिस्कवर। फिर इकोलाई इज अ प्रोकैरियोट, तो क्वेश्चन ये आ सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन को किसने एक्सप्लेन किया, मेशेल्स एंड स्टॉल ने। तो किसी ने यूकैरियोट पे भी किया होगा, फिर कौन से साइंटिस्ट ने किया था यूकैरियोटिक पे? टेलर साइंटिस्ट ने किया था ऑन विशिया फाबा साइंटिस्ट, विशिया फाबा, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, विशिया फाबा एक प्लांट है, टेलर इज साइंटिस्ट। विशिया फाबा एक बीन्स को बोलता है वहां पर, तो सब बीन्स, तो खाने वाले बीन्स होती है ना वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर आएगा सबसे ज्यादा। जल्दी जल्दी लिखो। अब पता है क्वेश्चन ये आएगा कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया गया। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या किया, हमने एक पेट्री डिश ले लिया, ठीक है। उस पेट्री डिश के अंदर हमने बहुत सारे इकोलाई को ग्रो कराया, थोड़ा सा समझो इसको। लेट्स सपोज मैंने एक पेट्री डिश लिया, इस पेट्री डिश के अंदर मैंने बहुत सारे इकोलाई को ग्रो कराया, क्योंकि इकोलाई के ऊपर किया था कौन से साइंटिस्ट ने, मेसेल्शन एंड स्टॉल ने। और इसको पता है कौन से मीडियम में ग्रो कराया, ग्रोन इन NH4Cl, बट 15 नाइट्रोजन लिया, 15 नाइट्रोजन इज द हेवी आइसोटोप ना। यस मैम, यस मैम, ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये था, तो क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने NH4Cl में इसको बहुत सारे टाइम तक ग्रो कराया, मतलब इसको मैनी जनरेशन तक ग्रो कराया। अब एक चीज बताओ, इकोलाई के अंदर डीएनए होगा, यस मैम, होगा ना। अब डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, बिकॉज हमने बहुत सारी जनरेशन तक उसको हैवी आइसोटोप में ग्रो करा लिया, तो उसके सारे नाइट्रोजन इन 15 बन जाएंगे ना, यस मैम, सारे नाइट्रोजन के इन 15 बन जाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा नाइट्रोजन, हमने यहाँ पे उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी
ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन किया। इसके अंदर क्या होता है ना, ऐसे एक पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर में क्या रहता है, अगर हमको इधर कोई लाइन दिख रही है तो इट मींस इधर है हमारे पास सीजियम क्लोराइड का लो लेवल और इधर सीजियम क्लोराइड का हाई लेवल। तो अगर हमारा ये नाइट्रोजन 15 और 14 में कौन हैवी है, 15 वाला हैवी है, तो किधर साइड हमें बैंड दिखेगा, हैवी की साइड बैंड दिखेगा या नहीं। तो जब हमने इसको बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो करा के डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में चेक किया तो हमको एक बेंड मिला सीजियम क्लोराइड का हैवी साइड में। फिर मैंने इसको क्या किया, फिर अगेन लिया और एक और जनरेशन तक ग्रो कराया। देखो यहाँ पे तो बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया, जिसकी वजह से सारे के सारे नाइट्रोजन जो थे वो N15 बन गए थे। लेकिन अब मैंने इसको एक और जनरेशन ग्रो कराया, किसमें, नॉर्मल में, N14 वाले मीडियम में ग्रो कराया। सारे के सारे बेंड N15 है, अब N14 में कराया। अब समझना देखो क्या हुआ होगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास बेंड है ये कैसे है, N15, ये भी N15 है। ये वो वाला बेंड है जो आफ्टर जनरेशन, आफ्टर सो मेनी जनरेशन। फिर मैंने इसको ग्रो कराया, सिर्फ एक जनरेशन को ग्रो करने में कितने मिनट लगता है, 20 मिनट 20 लगता है। मिनट। और कौन से मीडियम में कराया, N14। 14 वाले में। तो जो एक स्ट्रैंड है वो तो 15 ही रहेगा, बिकॉज पेरेंटल स्टोर रहता है, सेमी कंजर्वेटिव है। तो जो ये नया स्ट्रैंड बनेगा, इन 15 बनेगा, 14 बनेगा, 14। 14 बनेगा। दिस इज N14, दिस इज अगेन N14। तो अब आप खुद बताओ इसका जो बेंड आएगा वो कैसा आएगा, 14 15 वाला है ना, तो हैवी आएगा ना ही लाइट आएगा। मिडिल में आएगा, नहीं हाइब्रिड में बोल। यस मैम। तो जो हमारा पहले यहाँ पे आ रहा था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। उससे मेरे को क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ वेट में कमी आई है ना। तो इसको बोल देते हैं N14 N15 हाइब्रिड का बैंड हमको मिला। फिर अगेन मैंने इसको एक और जनरेशन तक ग्रो कराया, अगेन 20 मिनट के लिए, किसमें, N14 के अंदर भी। अब सबके सब खुद से एक बार ड्रॉ करके देखो क्या रिजल्ट आएगा। सारे के सारे स्ट्रैंड्स पहले अलग कर दो, येलो वाले अलग, ब्लू वाले अलग। मैम एक बैंड ऊपर की तरफ आएगा और एक बैंड मिडिल में। और नए नए स्ट्रैंड बनवा दिए मैंने। ग्रीन वाला जो बनवाया है ये, दिस इज न्यू स्ट्रैंड। अब इनका एक बार लेबलिंग करो। ये येलो वाला क्या है, N15, येलो को N15। N15 लिख दो। और जो ब्लू वाला था वो N14, 14। और जो ग्रीन वाला बना दिस इज अगेन N14। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, हाइब्रिड भी आ रहा है और लो भी आ रहा है। तो इसका मतलब दो बैंड आ जाएंगे ना, ये तो हाइब्रिड वाला एज इट इज दिखेगा, इसके अलावा एक और बैंड दिखेगा मेरे को लो की साइड। ये मेरे को क्या बताएगा कि भाई इस बार इकोलाई के अंदर जो डीएनए आ गया लो मोलिकुलर वेट के भी आ गया। राइट और नॉट, यस मैम। राइट। है ना। इससे हमें समझ में आया ना सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं है। यस मैम। यस मैम। तो बस यही मेरे को आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना था कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन होता है। आ जाओ वापस एनसीईआरटी पे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में क्या, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव। सबसे पहले इसको किसने किया, एस्चेरिया कोलाई के अंदर किया, सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म, फिर हमने उसको प्लांट में किया। कौन सा प्लांट था, विशिया फाबा। कौन से साइंटिस्ट ने किया था, टेलर। टेलर। टेलर साइंटिस्ट ने किया था। फिर मेसेल्शन एंड स्टॉल ने किया था किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। वही बोल रहा है कब किया था, 1958 में एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया था। दे ग्रो इकोलाई, इकोलाई को ग्रो कराया
N15, 15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ताकि बिकॉज सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे जो डीएनए रिप्लेस हो जाए कैसे, N15, जितने भी न्यूली सिंथेसाइज डीएनए सबके अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हो जाए। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, इसको हम नॉर्मल डीएनए से इजीली पहचान सकते हैं, कैसे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है ये चीज। फिर बोलते हैं कि हमने इसको फिर ट्रांसफर कर दिया एक सेल के अंदर, जिसके अंदर नॉर्मल N14 लिया, एक जनरेशन तक ग्रो कराया, टाइम इंटरवल सेल मल्टीप्लाई, फिर हमने देखा कि डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड बना, और वो कैसा बना वो आप लोगों को रिजल्ट मैंने बना के दिखाई दिया, जो हमारे यहाँ पे भी बताया हुआ है। सारे N15 वाले अलग अलग हो गए, एक एक N14 वाला आके कंबाइन हो गया, फिर बाद में आपके N14 वाले अलग हो गए थे, N14 15, यार एक हाइब्रिड का बन रहा है, लो वाला बन रहा है हाइब्रिड, लाइट ये हाइब्रिड बन रहा है, ये हैवी बन रहा है, ठीक है। दिस इज मैन्युफैक्चर एंड स्टॉल का ये एक्सपेरिमेंट है। Composed of equal amount of this hybrid end of life DNA, very similar experiment वही विशा फैबा के ऊपर किया टेलर और उनके कलीग्स ने इन 1958 में, जिससे हमें पता चल गया डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन उसके अंदर होता है। ये पूरा का पूरा इन्होंने मैकेनिज्म लिखा हुआ है। यस राधिका। मैम जैसे भी आपने हमें बताया कि पहले से हमने N15 वाले में ग्रो करवाया, तो मैनी जनरेशन तक हमें N15 मिला, फिर उसके बाद हमने N15 वाले को 14 वाले में करवाया, तो मैम उसमें हमें हाइब्रिड मिला। मैम इस हाइब्रिड वाले में तो लग रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव है, पर जब मैम उसे फिर से दोबारा N14 के अंदर करवाया तो उसमें मतलब कि नए भी मिल रहे हैं और हाइब्रिड भी मिल रहे हैं। उसको मत देखो, आप ये देखो कि जो पेरेंटल डीएनए थे, जो नए ऑफस्प्रिंग बने, उन ऑफस्प्रिंग के अंदर एक एक पेरेंट का स्ट्रैंड है या नहीं है, यस वो मैम बोल, है ना। तो वही तो सेमी कंजर्वेटिव है, कि हाफ जो कैरेक्टर होता है पेरेंट्स के वो हमेशा कंजर्व रहता है। यही वाली स्लाइड दिखानी है क्या कशिश, ये इससे पहले वाली, अच्छा इससे पहले, दिस वन। आज सार्थक नहीं आया क्लास में? यही हूँ मैम। ज्वाइनर्स है यहाँ पे हर्षिका और प्रियांशी, आपको समझ आ रहा है ना ये वाला चैप्टर? यस मैम। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला इससे पहले मैंने फिनिश करा दिया था, उसके रिकॉर्डेड सेशन देखोगे 4 ही लेक्चर्स है। यस मैम। रिकॉर्डेड सेशन पता है कहाँ से मिलेंगे? यस मैम। डिस्क्रिप्शन के लिंक है ना वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा आपको। और सेकंड वीक वाला टारगेट भी चेक कर लिया सबने? एक टारगेट टेस्ट तो आज है, फिर एक टारगेट टेस्ट नेक्स्ट वेडनेसडे होगा। ओके मैम। चेक कर लिया होगा ना सिलेबस, Yes, ma'am. स्टार्ट कर Yes, देना ma'am. उसको पढ़ना। मैम सेकंड टारगेट का सिलेबस कहाँ मिलेगा? आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो रिकॉर्डेड शीट है ना, मैंने एक नाम लिखा हुआ है रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस वीकली टारगेट ऐसा कुछ करके, उस शीट पे क्लिक करना, उसमें पहली टैब में टारगेट्स है, वीक 1 और वीक 2 दोनों अटैच कर रखे हैं। ओके मैम। मैं एक बार ओपन भी करके दिखा दूंगी यहाँ पे। चलो, अब ये जो मशीनरी है पूरा का पूरा, ये मशीनरी आप लोगों को खुद से पढ़ना है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया था कि कैसे कैसे आप लोग डीएनए को सेपरेट कराओगे, अनवाइंड कराओगे, पूरा प्रोसेस कल बता दिया था। फिर ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस भी आप लोगों को पूरा समझा दिया था मैंने, कि कौन से स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूस होगा, कौन से स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। पढ़ लोगे ना इतना तो? यस यस मैम। Yes, ma'am. अब आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए में mRNA बनना, कौन सा आरएनए बनता है? मैसेंजर मैसेंजर आ रहा है। मैसेज। मैसेंजर आरएनए बनता है। अच्छा एक और चीज रह गया, एक और चीज, इसको भी लिख लो, कि हमने पढ़ा ना कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो वर्क करता है डीएनए से डीएनए बनवाने में। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3।
तो जो हमने अभी यूज किया ना वो था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसका काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन कराना, मतलब नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को लेके ऐड करना सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर। और इसकी स्पीड पता है हमने क्यों डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूज किया, बिकॉज ये 2000 बेस पेयर्स ऐड कर सकता है पर सेकेंड। देखो उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड ही ऐड करेगा। अब इतनी स्पीड से कोई काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है गलती के चांसेस तो रहेंगे ना। यस मैम। Yes, गलती के ma'am. चांसेस को खत्म करने के लिए हमारे पास ये डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 होते हैं, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे प्रूफ रीडिंग का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 कितना प्रूफ रीडिंग कर सकता है, 15 बेस पेयर पर मिनट, सॉरी 50 बेस पेयर पर मिनट। सेकेंड वाला कर सकता है 1000 बेस पेयर पर मिनट, और इसकी स्पीड देखो 2000 पर सेकेंड ये कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 दोनों का काम है प्रूफ रीडिंग करना। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होता है जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, वो होता है ये थर्ड वाला। ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा। सपोज ए है, ए के सामने टी ऐड करेगा, जी है, जी के सामने सी ऐड करेगा। बाय चांस इससे गलती से कुछ और ऐड कर दिया, पीछे से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड आएंगे, उसको सही कराते चले जाएंगे। आया समझ कैसे चलता है प्रोसेस? Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन को बहुत सिंपली लैंग्वेज में समझना है। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। अब एक चीज यहाँ पे कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, चलो स्लाइड में समझाती हूँ। हमें बनाना है क्या, डीएनए से एमआरएनए, ठीक है। अब क्या करना है कि डीएनए क्या है, प्रॉब्लम है डीएनए डबल स्टैंडर्ड। Double strand. जबकि एमआरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड। सबसे ज्यादा जो गलती के चांसेस बच्चों के रहते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट में रहता है कि डीएनए के किस स्ट्रैंड से एमआरएनए बनवाएं, किसको ट्रांसक्राइब कराएं, किसको ट्रांसक्राइब नहीं कराएं, ये कंफ्यूजन बहुत रहती है हमारे बच्चों को। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, वो आपका डीएनए की कभी भी दोनों स्ट्रैंड से हम एमआरएनए नहीं बनवाएंगे। डीएनए की कोई भी एक स्ट्रैंड से हमेशा एमआरएनए बनवाएंगे। इसके पीछे का रीजन ये होता है, लेट सपोज मैंने दोनों स्ट्रैंड को यूज करके 2 एमआरएनए बनवा दिए, और ये दोनों के दोनों एमआरएनए आगे जाके अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनवाएंगे फिर। यस मैम। तो इसका मतलब देखो इंफॉर्मेशन तो एक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन जैसे होता है ना कि वो कॉन्सेप्ट होता है चुगली वाला, कि किसी ने मेरे को कोई बात बताई या किसी ने सपोज करो प्रियांशी को कोई बात बताई, प्रियांशी ने उस बात के अंदर 2-3 चीजें और ऐड करके किसी और को बता दिया, फिर उसने किसी और को बता दिया। ऐसे इंफॉर्मेशन एक थी छोटी सी कि भाई क्लास 9 बजे होगी, क्लास 9:20 शिफ्ट हुई, फिर किसी ने बोल दिया नहीं क्लास 9:40 शिफ्ट हुई, तो बात आखिरी तक पहुंचते पहुंचते खुद से कुछ बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, यस मैम। है ना। सेम चीज यहाँ पे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन एक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हमने 2 अलग अलग तरीके से कोड कर लिया कि क्लास थी 9:20, किसी ने सोच लिया 9:20 सुबह है, किसी ने सोच लिया 9:20 शाम में है, एएम पीएम अगर मैंने नहीं लिखा होता वहां पे। सेम चीज यहाँ, तो 2 कंफ्यूजन क्रिएट हुई, 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन एक है, कोई भी एक स्ट्रैंड को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड को हम यूज करेंगे, उसको हम पता करते हैं उनकी सीक्वेंस से। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं करते? यस मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज, लेट्स सपोज मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है, थ्री प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। आपको ऐसे ही डीएनए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या बनवाना है, डीएनए से एमआरएनए बनवाना है, कौन सा एंजाइम यूज करूंगी?
डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए की एक स्ट्रैंड को यूज करना है, तो ऑब्वियसली बात है डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मेरे को पहले ब्रेक कराने पड़ेंगे। यस तो क्या हम यहाँ पे हेलिकेज यूज करेंगे? यस मैम। नहीं करेंगे। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डुअल फंक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? दो फंक्शन दिखाता है। ये डीएनए अनबाइंडिंग भी खुद ही कराता है। ये बोलता है भाई मेरे को नहीं जरूरत है हेलिकेज की, खुद डीएनए को अनबाइंड कराएगा और खुद आरएनए पॉलीमराइज भी कराएगा। और ये भी कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम का एमआरएनए बनवाता है। अब आप खुद बताओ, ये इस डायरेक्शन में वर्क करेगा अगर मैं ऊपर वाला स्ट्रैंड यूज करूंगी, नीचे वाला स्ट्रैंड यूज करूंगी तो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। राइट और नॉट? यस मैम। अब पता कैसे चलेगा दोनों में से कौन सी स्ट्रैंड को यूज कर रहे हैं? तो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस होती है, जिस सीक्वेंस को बोलता है आपका प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट, तो जिधर मेरी प्रोमोटर साइट होगी, ध्यान से सुनना, जिधर मेरी प्रोमोटर साइट है उसके 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड से हम स्टार्ट करेंगे और प्रोमोटर साइट से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक होगा हमारे पास टर्मिनेटर साइट। टर्मिनेट कर देना, स्टॉप, प्रोसेस को रोक देना। तो टर्मिनेटर साइट पे प्रोसेस आके स्टॉप हो जाएगा। यहां से स्टार्ट, यहां से स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। अब स्टार्ट कैसे होगा? जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आके बैठेगा यहाँ पे, एक फैक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। यस सिग्मा फैक्टर आके जैसे ही प्रोमोटर साइट से बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन कराना शुरू कर देगा। फिर जैसे ही टर्मिनेटर साइट पे आके रो फैक्टर बाइंड करेगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। बीच वाला जो सीक्वेंस है इसको बोलते हैं हम आपका स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। इसी स्ट्रक्चरल जीन को हम कोड कराता है। लेट्स सपोज एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, ये है। एमआरएनए का सीक्वेंस क्या बनेगा? एडेनिन के अपोजिट क्या आना चाहिए? थायमिन। एमआरएनए बना रहा है तो यूरासिल। साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, यूरासिल। ये मेरे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या बन गया? दिस इज माय एमआरएनए। मैम अगर दोनों स्ट्रैंड से बनवाएंगे ना तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ एग्जैक्टली ये भी कॉन्सेप्ट आता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चरल जीन इज आल्सो नोन एज सिस्ट्रॉन। इसको हम सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक सिस्ट्रॉन है, इफ वी हैव वन स्ट्रक्चरल जीन या वन सिस्ट्रॉन, then this condition is known as मोनोसिस्ट्रोनिक। monocistronic. If we have many cistron, पॉली। polycistronic. P4 polycistronic, P4 प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे सिस्ट्रॉन, बहुत सारे स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोट्स में सिर्फ एक सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन किस में देखी जाती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन किस में देखी जाती है। हाँ बेटा कनिका भी बताऊंगी, टेम्पलेट और कोडिंग वाला भी। फिर तो मैम प्रोकैरियोट के अंदर बहुत सारे एमआरएनए बनते होंगे। बहुत सारे एमआरएनए बनेंगे एग्जैक्टली प्रोकैरियोट्स के अंदर।
mRNA अलग अलग टाइप के बनेंगे उसमें, मतलब हाँ अलग अलग टाइप के बोले हैं, बहुत सारे बोल दो। और मैम जैसे भी हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था कि 3 तरीके के होते हैं इसमें ये एंजाइम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैम इस इन एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए की जो मतलब कि डीएनए को खुद ही रिपेयर कर लेता है डीएनए अपने आप को। वैसे कह सकते हैं हम डीएनए खुद को रिपेयर कर लेता है। खुद को रिपेयर कर सकता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनेगा। रिपेयर कैसे? रिपेयर का मतलब तो वो होता है कि डीएनए के कहीं नाइट्रोजनस बेस में कुछ डिसफंक्शनिंग आ जाए, डिलीट हो जाए या deletion हो जाए। जैसे मैम अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था ना एमआरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए के बीच में, तो वहां पे हमने देखा था कि डीएनए खुद को रिपेयर भी कर लेता है बट आरएनए नहीं रिपेयर कर नहीं पाता। करता, डिग्रेडेबल नहीं है, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, रिपेयर नहीं करेगा खुद को, डिस्ट्रॉय नहीं होगा इजीली, चेंजेस नहीं आएंगे उसके अंदर इजीली, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल है। मैम अगर वो प्रूफ रीडिंग कर रहा है तो हम रिपेयर नहीं कहेंगे। प्रूफ रीडिंग करने का काम है डीएनए पॉलीमरेज का। यस मैम। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज का प्रूफ रीडिंग का काम है कि कोई भी अगर गलती होगी है डीएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू, अगर कोई म्यूटेशन वगैरह होगा उसके कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे कि म्यूटेशन को सही कर दे, वो नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अगर कोई गलती कर दिया ना, उसको चेक करने का काम है उनका। सबने लिख लिया ना यहाँ तक? यस मैम। चलो फिर, अब जो ये हमारे पास सीक्वेंस देखो जरा, ऊपर वाली स्ट्रैंड है, ऊपर प्रोमोटर साइट है, तो जिधर प्रोमोटर साइट है उधर का हम थर्ड एंड वाला यूज करेंगे ना, जिधर 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, मतलब 3 प्राइम की साइड क्या होना चाहिए? प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर। तो उसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड दिस इज नॉन कोडिंग टेम्पलेट। स्ट्रैंड। अब एक और चीज बताती हूँ। ये सपोज ये डीएनए की सीक्वेंस यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे क्या होगा अपोजिट? टी, सी, टी होगा, ए होगा, टी, टी, यही सीक्वेंस होगी ना? अब जो ये यस मैम। एमआरएनए बना, एमआरएनए बना और ये जो दूसरा स्ट्रैंड बना, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है ना, एक दूसरे को यस। कोड कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। मेन कंफ्यूजन यहीं पे आके क्रिएट होता है। कंफ्यूजन ये होता है भाई, कोड तो हम ऊपर वाली स्ट्रैंड, हम सोचते हैं मतलब ऐसा कि कोड तो हम ऊपर वाली स्ट्रैंड को करा रहे हैं, फिर नीचे वाली को कोडिंग क्यों बोल रहे हैं? तो ध्यान रखना है, कोड नहीं करा रहे हैं हम ऊपर वाली स्ट्रैंड को, उसको ट्रांसक्राइब करवा रहे हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड, T4 टेम्पलेट, T4 ट्रांसक्राइब, और जो ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनेगा वो एमआरएनए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर होगा। दैट्स व्हाई दूसरी वाली स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपको सिंपली देखना है, कोई भी एक स्ट्रैंड दे रखी है, आपको बोल दिया ये कोडिंग स्ट्रैंड है या ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, उस बेसिस पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको उसको ट्रांसक्राइब कराना है नहीं करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्राइम से सीजी है ये, दिस इज योर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसका एमआरएनए बनवाना, चैट सेक्शन में लिखना और सबके सब, इसका एमआरएनए बनवाओ। कोडिंग स्ट्रैंड, इसका एमआरएनए बनवाओ।
अगर ये चीज समझ लिया ना, ये मान के चलना कि आप लोगों के 4 नंबर तो फिक्स है इस वाले टॉपिक से। कोई एक दूसरे का कॉपी पेस्ट तो नहीं मार रहा है ना? No. चलो फिर बता दूं आंसर, सबने ट्राई कर लिया? देखो भाई बच्चों, ऊपर वाला क्या बोला मैंने? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को हमेशा ट्रांसक्राइब कराते हैं किस डायरेक्शन में? एमआरएनए बनेगा हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसका मतलब मेरी सीक्वेंस क्या आएगी? सी के अपोजिट जी, जी, टी का अपोजिट ए, ए, सी, 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 ए का अपोजिट यू, यू, यू। ये बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। कितने बच्चों ने आंसर दिया फर्स्ट का? सबने यू 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 सी सी लिखा। भाई ये यू यू सी सी जो लिख के दे रहे हो आप मेरे को, ये कौन सा स्ट्रैंड? तो इधर डायरेक्शन तो देख लो जरा एक बार। हमारे ने 5 प्राइम से 3 प्राइम में होगा, उल्टा चलेगा इधर से इधर, ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में। Yes. किसी ने भी ये सीक्वेंस नहीं दिया ना, जी जी वाला? नहीं मैम। आगे समझ में? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इज अ कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड तो कभी भी कोड होता ही नहीं है, तो सिंपली क्या बना देंगे? टी का अपोजिट ए, ए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो ए यू नहीं, मैम। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। यू यू ए, जी ए, सी ए, यू, ये बन जाएगा। 2 बार यू कैसे आया? कहाँ पे? टी टी है ना बेटा, टी का अपोजिट यू, टी का, बस क्या Okay, करना है ma'am. हमारे लिए? ट्रांसक्राइब नहीं करना है इसको, ट्रांसक्राइब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। तो जहां पे थाइमिन है उसकी जगह पे एक भी नहीं आया समझ मैम। मैम इसको हम 3 से 5 नहीं कर सकते। 3 से 5 कैसे करोगे बेटा? फर्स्ट, अच्छा ये बताओ कनिका, फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया, सेकेंड वाला? पहले फर्स्ट वाला बता देती हूँ। देखो चलो, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड दिया हुआ है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को कोड कराता है। प्रोमोटर किधर होता है? इधर होता है ना प्रोमोटर, थर्ड प्राइम की साइड। तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन इधर से स्टार्ट करोगे, इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम लिखोगे इसको, तो कैसे बनाओगे? ट्रांसक्राइब इधर से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सी का जी, जी, और टी का अपोजिट ए, सी 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 सी, एंड देन यू यू यू, ये। तो या तो आप इसको 3 प्राइम से 5 प्राइम ऐसे लिख लो, लेकिन अगर आप इसको ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम, देखो प्राइम वाला बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। या तो 5 प्राइम से 3 प्राइम बोल दो, या 3 प्राइम से 5 प्राइम बोल दो, अगर आपने प्राइम सही से यूज किए हैं। क्योंकि ऑप्शन में ना ये दोनों देंगे वो, मतलब वो आपका इसको 5 प्राइम 3 प्राइम कर देंगे, 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे सीक्वेंस यही देंगे, बस 5 प्राइम 3 प्राइम में आपको कंफ्यूज कर देंगे। सेकंड वाले में भी 5 से 3 बनेगा, क्योंकि हमारे में तो हमेशा 5 से 3 ही बनता है। तो यहाँ पे 5 से 3 इधर से बनेगा, क्योंकि वो आपका कौन सा सीक्वेंस दे रखा है, नॉन कोडिंग और नॉन कोडिंग में प्रोमोटर कहाँ पे होता है? थर्ड पे होता है। ये तो कोडिंग है, कोडिंग में तो कभी भी वो नहीं होता, कोडिंग तो ट्रांसक्राइब होता ही नहीं है। तो मैम कोडिंग में जो डायरेक्शन है वो हम 5 प्राइम से 3 प्राइम नहीं देखेंगे। तो 5 से 3 तो लिया ना, देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला टेम्पलेट यूज करेंगे और 5 से 3 कोड कराएंगे। यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम मैटर नहीं करेगा कोडिंग स्ट्रैंड में।
कोडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ और सिर्फ उसको आरएनए में कन्वर्ट करा, थाइमिन की जगह पे यूरासिल लगा देना है, बाकी ए का अपोजिट जी का अपोजिट नहीं करना है, ट्रांसक्राइब नहीं। मैम ए को ए क्यों नहीं लिखा सेकंड में? सेकंड में ए को ए तो लिखा है बेटा, ए को ए तो लिखा है, टी के अपोजिट जी यू कर दिया बस, क्योंकि आरएनए में थाइमिन थोड़े ना होता है, यूरासिल होता है, बाकी सब सेम है। हाँ 3 प्राइम से 5 प्राइम रुचि ने सही लिखा, ऐसे कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। मैम हाँ जी, फिर तो इससे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उससे एमआरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, और जो नॉन टेम्पलेट है उससे ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है एमआरएनए, और जो टेम्पलेट है उससे ट्रांसक्राइब हो रहा है। तो इसलिए जो कोडिंग स्ट्रैंड था उसका और जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है अपोजिट का रहा। बस ठीक है। तो अब हमारा एमआरएनए बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सारा प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, कहाँ पे चल रहा है प्रोसेस? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, एग्जैक्टली। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए को डुप्लीकेट कराया, ठीक है, और डीएनए के अंदर आरएनए बनवाया, एमआरएनए, एमआरएनए बनवा दिया। अब वो एमआरएनए से हमको क्या बनवाना है? प्रोटीन बनवाना है। प्रोटीन बनवाने के लिए अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो अमाइनो एसिड्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते नहीं है, उसको एमआरएनए को वहां से निकाल के कहाँ लेके आना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आना पड़ेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है एंजाइम आरएनएज व्हिच कैन डाइजेस्ट योर आरएनए। आरएनए सेल है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस, डीएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए से एमआरएनए बना, यहाँ पे बैठे हैं एंजाइम आरएनएज, ठीक है। अब जैसे ही एमआरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में आया, ये एमआरएनएज तो इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, हमें इसको छिपाना पड़ेगा एमआरएनए को, आरएनए से बचाना पड़ेगा, हमें कुछ एमआरएनए के साथ ऐसा करना पड़ेगा कि आरएनए इसको पहचाने ही नहीं। तो हमें यहाँ पे इसके अंदर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, एमआरएनए का प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर आएंगे 3 प्रोसेस। सबसे पहली चीज कि जो हमने ये अभी एमआरएनए बनवाया है ना, ये एग्जैक्टली एमआरएनए नहीं है, इसको अभी हम बोलेंगे एचएनआरएनए। एचएन का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने पूरे स्ट्रक्चरल जीन को एमआरएनए में कन्वर्ट करा लिया है, लेकिन उस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर कुछ पार्ट ऐसा था जो कोडिंग था, कुछ पार्ट ऐसा था जो नॉन कोडिंग था। तो अब हमें क्या करना है, जितना भी वो इनएक्टिव पार्ट है उसको रिमूव कराना है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए वो आरएनए होता है जिसके अंदर 2 सीक्वेंस होती हैं, एक होगा आपका एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। इंट्रॉन। आईएन मतलब इनएक्टिव पार्ट होगा ये, दिस इज इनएक्टिव पार्ट। अब इस इनएक्टिव पार्ट को मेरे को रिमूव करना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो रेड वाला पार्ट है दिस इज योर एक्सॉन, और जो बीच में येलो वाला पार्ट है दिस इज योर इंट्रॉन। ये सारा सीक्वेंस रिमूव कराना, तो मैं एंजाइम लेके आऊंगी यहाँ पे, कौन से? स्प्लाइजोसोम। स्प्लाइजोसोम एंजाइम आएंगे, बाइंड करेंगे और इस सीक्वेंस को यहाँ से कट करा देंगे। सारा येलो वाला सीक्वेंस कट हो जाएगा, इंट्रॉन्स को रिमूव आउट कराएंगे और रिमूव आउट करा के सारे एक्सॉन्स को ज्वाइन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? डीएनए लाइगेज। डीएनए थोड़ा ही नहीं, आरएनए। आरएनए लाइगेज से कराएंगे, आरएनए लाइगेज से ज्वाइन करा देंगे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करने के बाद मेरा पास बनता है एमआरएनए। पहले जो बना था न्यूक्लियस के अंदर वो था एचएनआरएनए, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर से सारा इंट्रॉन्स पार्ट हटा दिया, इंट्रॉन्स आधा इनएक्टिव पार्ट्स, और सारे एक्सॉन्स को ज्वाइन करा दिया है विच फॉर्म्स एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के अंदर 2 प्रोसेस में कराऊंगी, कैपिंग
टेलिंग। फाइव प्राइम, थ्री प्राइम। फाइव प्राइम पे हम लगाएंगे कैप। किसकी बनी होती है कैप इसकी? मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फाइव मिथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 7 सेवन मिथाइल। फाइव नहीं, सेवन मिथाइल। सेवंथ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। इस पे क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है बच्चे की, फाइव मिथाइल समझ लेते हैं इसको, बिकॉज ऑप्शन इसीलिए दे जाते हैं कंफ्यूजिंग। सेवन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करा देंगे, और थर्ड एंड पे लगा देंगे हम टेलिंग। किसकी टेल लगाएंगे? एडेनिल रेसिड्यू। एडिनलाइजेशन। ए टेल हम ऐड करा देंगे, जिसको हम बोलेंगे एडिनाइलेशन। 200 से 300 एडेनिन ऐड करा देते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से अब हमारा जो आरएनए एंजाइम है वो हमारे एमआरएनए को पहचान ही नहीं पाएगा। ये होता है कैपिंग और टेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये नहीं होते। पॉली ए टेल मतलब? पोली ए एडेनिन की बहुत सारे चेन, पूरी की पूरी 200 से 300 एडेनिन की चेन, ये मतलब एडेनिन। टेल एंड वाले पार्ट पे लगा रहे हैं। मैम हाँ जी। ये कैपिंग में 7 मिथाइल क्यों आया है? सेवन मिथाइल बेटा इसका नाम है ये। सेवन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की 7th पोजीशन पे मिथाइल है। मैम ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है? ये प्रोसेस सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है, वो भी समझाऊंगी अभी। मैम मैम थोड़ा जूम आउट कर दो स्लाइड को। जूम आउट करके फिर सारा नहीं दिखेगा। आप फोन की स्क्रीन को भी जूम कर सकते हो बच्चा। मेरे को साइड वाला पार्ट देखना था। ये यस मैम, ये वाला। मैम जी मैम इसमें जैसे अभी हमने ये समझा ट्रांसक्रिप्शन, तो इसमें हमने पहले कट करवाया था। क्या कहा, दोबारा बोलो। मैम जब हमने ट्रांसक्रिप्शन ये किया है तो हम इसमें ऐसे स्टेप बता सकते हैं कि हमने पहले से कट करवाया, फिर स्प्लाइसिंग करवाई। इसमें बस इतना इजी था कैपिंग, मैं बिना मतलब कि इसे इतना हार्ड समझ रहा था, तो बहुत इजी है ये। मैम इनका कोई सीक्वेंस होता है? हाँ, सबसे पहले स्प्लाइसिंग होता है, फिर कैपिंग, फिर टेलिंग। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। तो हम ये एंजाइम का नाम है स्प्लाइकोसोम। स्प्लाइसोसोम एंजाइम का नाम है जो स्प्लाइसिंग कराता है। मैम एक बार रिकैप कर दोगी? एक बार समझाऊं वापस से, देखो हमने क्या पढ़ा है, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बना, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था। फिर उस डीएनए से एमआरएनए बनवाया हमने, मतलब बनता है एचएनआरएनए। हम लोग पढ़ते सोचते कि हमेशा कि वो एमआरएनए, बट एमआरएनए नहीं बनता ट्रांसक्रिप्शन में, कभी भी एचएनआरएनए बनता है अगर बहुत डिटेल में जाए तो वो प्रोसेस में हमने देखा कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज करेंगे, दोनों स्ट्रैंड नहीं यूज कर सकते, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन जाएंगे, मशीनरी में डिसफंक्शनिंग आना शुरू हो जाएगा। वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में हमने चलो
आरएनए बनवा लिया, अब वो आरएनए को हम लोग क्या करते हैं, उसको हमें वहां से निकाल के साइटोप्लाज्म में लेके आना है, क्योंकि हमको आरएनए से प्रोटीन बनवाना है, और प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज से ज्वाइन होते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है। तो अमाइनो एसिड न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी ना है, अमाइनो एसिड तो हमारी साइटोप्लाज्म में है। तो इसलिए मेरे को उसको निकाल के कहाँ तक लेके आना पड़ेगा, मेरे को उसको साइटोप्लाज्म में बैठा हमारे आरएनए का दुश्मन विच इज आरएनएज एंजाइम। तो आरएनए से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने एमआरएनए से इनएक्टिव पार्ट रिमूव करा देंगे, ताकि सिर्फ जो एक्टिव पार्ट है उसी से हम प्रोटीन बनवाए। तो सारे इंट्रोन हटवा दिए, सिर्फ एक्सोन्स बच गए, उनको आरएनए लाइगेज से ज्वाइन करा दिया विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम एंजाइम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। फिर स्प्लाइसिंग के बाद एमआरएनए बन गया, एमआरएनए की 5th पोजीशन पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करा दिया। 3rd पोजीशन पे मतलब 3rd एंड पे पॉली एडेनिन की एक बहुत बड़ी टेल लगा दी, जिसमें 200 से 300 एडेनिन थे। अब जो हमारा, एक सेकेंड राधिका, अब जो हमारा आरएनएज एंजाइम है वो हमारे एमआरएनए को पहचान नहीं पाएगा। अब एमआरएनए न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन्स में पोर्स होता है ना, न्यूक्लियर पोर, यस उन मैम। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू निकलता हुआ साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म में भी ना आके पता है कहाँ आता है, वो आता ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, उसके अंदर आता है, उसके अंदर आता है। वहां पे राइबोसोम्स होता है, अभी वो पूरा फंक्शनिंग बताऊंगी कैसे होता है। राइबोसोम्स की हेल्प लेके ये एमआरएनए से प्रोटीन बनवा दिया जाता है और अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता है। उस प्रोटीन को पहले गोल्जी एपरेटस के पास पैकेजिंग के लिए भेजेंगे, फिर आगे का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रन होता है। बताओ राधिका। मैम इसमें जो भी आपने सेकंड पॉइंट बताया कि स्प्लाइसिंग होती है, तो स्प्लाइसिंग के बाद स्प्लाइसोसोम आकर लाइगेशन करवाता है। क्या क्या? मैम सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया, मतलब जो आपने भी स्लाइसिंग के बारे में बताया मैम, दोबारा बता दीजिए। स्लाइसिंग में क्या होता है, सारे इंट्रोन पार्ट्स को रिमूव करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइकोसोम। विद द हेल्प ऑफ स्लाइसोसोम एंजाइम। ओके। बच्चों 1 सेकेंड देना मेरे को, मैंने एक कॉल कर लूँ बस, 1 मिनट, ठीक है। ये बच्चों, तो बताओ मेरे को, यहाँ तक कहीं पे भी कोई भी छोटा सा भी डिफिकल्टी आ रहा हो तो एक बार बता दो। है कोई डिफिकल्टी?
स्प्लाइजोसोम, मानसवी स्प्लाइजोसोम का फंक्शन है बेटा, ये आपके इंट्रोन को रिमूव कराता है। चलो एक एनिमेशन दिखाती हूँ आप लोगों को, एक एनिमेशन दिखाती हूँ, समझ आ जाएगा। उसी से मैं आप लोगों को पूरा ट्रांसलेशन भी समझा दूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक वीडियो रन करा लूं। हमें ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे बुक के अंदर लिख रखा है? क्या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सारा तो पढ़ा दिया मैंने। नहीं, मतलब हम जैसे बुक के अंदर लिखा है ना कि mRNA यहाँ पर क्या कहता है, मतलब अलग अलग बता रहा है। वही है बेटा पूरा का पूरा। तो चलो एक बार दिखा देती हूँ, देखो जाए क्या बोलता है। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या कराते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन। मतलब जो प्रिंसिपल है वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही चलेगा कि एडेनिन के सामने उसको कॉम्प्लीमेंट्री, ग्वानिन के सामने उसका, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा आरएनए में कि जहां पे मेरे पास थाइमिन ऐड होना होता है उसकी जगह पे क्या ऐड करा देना है, यूरासिल ऐड करा देना है। जैसे कि हम लोगों ने रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या कराया था, कॉम्प्लीमेंट्री करा दिया था, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो गया था, डुप्लीकेट हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का सिर्फ एक सेगमेंट को हम आरएनए में कॉपी कराएंगे। ये बहुत जरूरी प्रोसेस है हमारा, कब, आपका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। अब क्वेश्चन पूछते कि भाई दोनों के दोनों स्ट्रैंड को क्यों कॉपी नहीं कराते, इसका आंसर वही बता दिया। अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे तो दो अलग अलग टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे विद डिफरेंट सीक्वेंस, एंड इसी वजह से दोनों के दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटीन कोड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे दोनों प्रोटीन्स डिफरेंट हो जाएंगे। A segment of DNA would be coding for two different protein, मतलब एक इंफॉर्मेशन दो अलग अलग तरीके से शेयर होगी। भाई एक डीएनए तो एक है लेकिन उससे दो अलग अलग प्रोटीन बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकंड क्या है, टू डीएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। अगर हम दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को साइमल्टेनियसली बनाएंगे तो आरएनए मॉलिक्यूल को, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से हम कभी भी प्रोटीन ट्रांसक्राइब नहीं करा पाएंगे, और फिर हमारा पूरा फिर से मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजन समझ में आया। फिर ये बोलता है कि ट्रांसक्रिप्शन की 3 यूनिट, प्रोमोटर साइट जिसपे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है, फिर बीच में स्ट्रक्चरल जीन, एंड टर्मिनेटर पे जिसपे आपका रो फैक्टर बाइंड करता है। यहां तक कोई डिफिकल्टी? सेम है ना जितना बताया? आगे देखो फिर, बोलो बोलो, कोई मैम बोल रहा था। देखो, देर इज कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन। मतलब हमारे पास जब हम डीएनए बनवाएंगे उसके अंदर छोटा सा कन्वेंशन, हमें एक रूल, कन्वेंशन का मतलब होता है रूल, देखना पड़ेगा कि सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, दोनों के दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट पोलैरिटी है, एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में वर्क करेगा, 5 से 3। तो कौन सी पोलैरिटी वाली स्ट्रैंड को यूज करेगा, 3 से 5। तो जिसके अंदर 3 से 5 पोलैरिटी है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, और उसकी दूसरे वाला नॉन टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए, जो दूसरा आपका टेम्पलेट या फिर दूसरा जो स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस बिल्कुल जो आरएनए बनेगा उसके बिल्कुल डिट्टो सेम होगी, एक्सेप्ट यूरासिल और थाइमिन, तभी हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड रिफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। किसको बोलता है कोडिंग? नॉन टेम्पलेट को। वही बोला उन्होंने कि जो आरएनए बना वो दूसरी स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर था, इसलिए स्ट्रेंजली हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। बोलो बोलो राधिका। हम इसमें जो convention in defining the two strands. There is a convention, यहाँ पे एक रूल है in defining the two strands of DNA, कि हम अपने डीएनए के स्ट्रैंड को कैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फिट करेंगे, कैसे उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है आपका स्ट्रैंड, उसमें वो हमेशा कोडिंग तरह वर्क करेगा, और जो हमारा दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। ये कन्वेंशन बोला इन्होंने, रूल बना दिया ना कि किसको टेम्पलेट बोलेंगे किसको कोडिंग बोलेंगे। ये पूरा टेम्पलेट और कोडिंग इन्होंने बता दिया, वही तो है पूरा। ये प्रोमोटर साइट, ये टर्मिनेटर साइट हमारी, ये नीचे वाला कोडिंग, ऊपर वाला टेम्पलेट, ये बीच में पूरा स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल सेम है।
पढ़ के देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन वाला भी कॉन्सेप्ट देखना। देखो ये डायग्राम से आप लोग को लग रहा होगा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। देखो वही मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, एक्सोन्स कौन सा पार्ट होता है, इंट्रोन्स कौन सा पार्ट होता है, इन्होंने इसकी डेफिनेशंस लिख के दिया हुआ है सब कुछ। मैंने आप लोगों को ऐसे ही समझा दिया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा प्रोमोटर साइड से। जैसे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा। फिर टर्मिनेटर साइड से रो फैक्टर आके बाइंड किया, रो फैक्टर आके बाइंड किया, एमआरएनए अलग हो गया, प्रोसेस स्टॉप हो गया। इनिशिएशन जब सिग्मा फैक्टर बाइंड किया, रो फैक्टर बाइंड के टर्मिनेशन, और बीच में चल रहा है इलॉन्गेशन। डन। यस मैम। कुछ डिफिकल्ट नहीं है राधिका, सिर्फ एक बार थोड़ा सा माइंड को ओपन करके बैठ के पढ़ना है। देखो यहाँ पे भी आपको वही समझ में, यहाँ पे पूरा स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग दिखा दिया है कि भाई जो मेरे पास ये एमआरएनए बना ना, अभी इस एमआरएनए के अंदर देखो इन्होंने एक डार्क सीक्वेंस और एक लाइट कलर से सीक्वेंस दिखा रही है। इन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे कैपिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 5th पोजीशन पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफोस्फेट। देखो इसलिए टीम टी लिखा, ट्राइफोस्फेट, ठीक है। फिर ये बीच वाला डार्क वाला इंट्रोन, लाइट वाला एक्सोन, यहाँ आया हमारे पास क्या, दीज आर द स्प्लाइजोसोम्स आए। 3rd पोजीशन पे पॉलीएडेनाइलेशन करा दिए, देखो ये ग्रीन कलर से पोली ए टेल बनवा दी। और स्प्लाइजोसोम ने क्या करा, सारे इंट्रोन पार्ट्स को रिमूव कर दिया, ये देखो लाइट कलर वालों को सबको ज्वाइन करा दिया, हो गया स्प्लाइसिंग। ये हो गया हमारा, ये भी पूरा का पूरा पढ़ लोगे, एक एक लाइन समझ में आएगा आप लोगों को। बस अभी मैंने आप लोगों को ये वाली चीज नहीं बताई है, बस जैसे मैंने डीएनए पॉलीमरेज वाला बताया ना, 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज होता है 3 टाइप के, वो भी देख लो चलो साथ ही साथ। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के, देयर आर at least 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles. There is a clear cut division of labor. जैसे वहां पे division of labor था, डीएनए पॉलीमरेज 3rd polymerization कराएगा, 1 और 2 क्या कराएगा, प्रूफ रीडिंग का काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर है कि जो इस पे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, याद करने वाली चीज है। अगर आप लोग स्टिकी नोट्स बना रहे होंगे ना, उसमें नोट डाउन कर लेना ये चीज कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो कौन सा आरएनए बनवाता है, आरआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए भी कौन से वाले टाइप का, 3 टाइप का, 28S, 18S और 5.8S वाला। एसएस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यस मैम। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3rd होता है, वो टीआरएनए भी बनवाता है, 5SR आरएनए भी बनवा सकता है, या फिर SNRNA भी। याद रखना है कौन किस टाइप का बनवाता है। पॉलीमरेज 2nd जो होता है वो आपका एग्जैक्टली mRNA बनवाता है, मतलब वो HNRNA बनवाता है। तो जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे इसमें हमने आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज किया। आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है आरआरएनए बनवाना, आरएनए पॉलीमरेज 3rd का काम है टीआरएनए बनवाना, और टी के साथ 5S RNA और SNRNA। क्वेश्चन अगर पूछता है जनरली आरआरएनए और टीआरएनए में पूछ लेता है, बट याद रख लेना इसको भी। आरआरएनए की ये सीक्वेंस याद रखने हैं, 28S, 18S, 5.8S। इसको नोट डाउन कर लो अगर आप लोगों नोट्स बना रहे हो तो। डन मैम। फिर मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाती हूँ। HNRNA राइबो आरएनए पॉलीमरेज 2 बनवाएगा, राइट कनिका। वीडियो दिख रही है सबको? यस मैम। अभी ध्यान से देखना मेरी आवाज। अच्छा ये बताओ मेरी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज आ रही है? मैम मैम आपकी। आपकी वीडियो की तो नहीं आ रही है ना? नो मैम।
ठीक है, तो बस अभी ऐसे ही समझना। देखो, हम दिन में जितना भी प्रोटीन खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके क्या हो जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन से हम लोग अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं। वही हो रहा है, देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन चल रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो डाइजेस्टेड फूड हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी के अंदर लेके जाता है, स्पेशली हमारे सेल्स के अंदर लेके गया। ये देखो कैसे हमारे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अब हम पहुंच गए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के एक छोटे से सीक्वेंस जीन, ठीक है, ये जीन के सीक्वेंस दिखा रहे हैं। अब आगे देखना। अच्छा, वो पैकेजिंग समझ पा रहे हो? देखो पैकेजिंग कैसे दिखा रहे हैं ये। पैकेजिंग में आपको बीच बीच में ना थोड़ा सा और पीछे करो, कैसे पैक्ड है हमारा पूरा का पूरा डीएनए। टर्मिनेटर रीजन, प्रोमोटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन वाला। इसी से वाले सीक्वेंस से बीच वाला सीक्वेंस मतलब स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट क्या बनवाएगा? प्रोटीन बनवाएगा। अब देख, एक बोलेंगे कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, वो न्यूक्लियस में चलेगा और फिर आगे का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चलेगा। जैसे ये देखो एमआरएनए बनता जा रहा है, फिर ये एमआरएनए यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में जाके ऐसे ट्रांसलेशन कराएगा। ये भी पूरा प्रोसेस अभी समझा दूंगी कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है एग्जैक्ट। ये डीएनए का सीक्वेंस हमारा छोटा सा, ये क्या आया? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज? 2 ना? यस। देखो आरएनए पॉलीमरेज 2 आया। देखो ये पूरा एमआरएनए बन रहा है। स्प्लाइसोसोम है ये। स्प्लाइसोसोम नहीं समझ आ रहा था ना का फंक्शन मानसवी को? ये देखो स्प्लाइसोसोम ऐसे कट करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर, उनके थ्रू निकल के आया बाहर। ये एमआरएनए सीक्वेंस है। अब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। अभी ध्यान से समझना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझना। थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर दूं और ये कोडिंग बाद में बताऊंगी। चलो देखो, एमआरएनए जो हमने अभी बनाया, उस एमआरएनए के अंदर सबसे पहले जैसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर था ना बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारा प्रोमोटर साइट था जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, और एक टर्मिनेटर साइट था जहां पे प्रोसेस स्टॉप हो रहा था। राइट और नॉट? यस मैम। ऐसे ही यहाँ पे होगा, बिकॉज प्रोसेस अगर स्टार्ट कराने के लिए कुछ चाहिए और प्रोसेस को स्टॉप कराने के लिए कुछ चाहिए हमको, तो प्रोसेस को जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा एमआरएनए के जिस सीक्वेंस से, वो सीक्वेंस हमेशा होगी AUG। AUG जिसको बोलेंगे इनिशिएशन कोडॉन। पढ़ा होगा सबने 12th क्लास में। यस। AUG इनिशिएशन कोडॉन,
जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट कोडोन। एंड फिर स्टॉप कोडोन आएंगे जहां पे ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगा। तो एमआरएनए के अंदर सबसे पहले सीक्वेंस पहचानना है कौन सा, स्टार्ट कोडोन। अब देखो हमने स्टार्ट कोडोन पहचान लिया है, स्टार्ट कोडोन इज AUG। अब सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आके बाइंड करी। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ते हैं कि हम यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होता है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट होती है, दोनों की दोनों यूनिट अलग अलग रहती हैं, कभी भी एक जगह ज्वाइन अप नहीं रहती। ज्वाइन कराते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और वो ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पे होता है। इसके अलावा वो हमेशा अलग अलग रहेंगे, लार्ज अलग स्मॉल अलग। तो पहले स्मॉल यूनिट आई, स्टेप बाय स्टेप देखना, पहले आइडेंटिफाई किया AUG सीक्वेंस, फिर उस सीक्वेंस पे स्मॉल राइबोसोम यूनिट आके बाइंड कर गई। फिर AUG सीक्वेंस, अब आया मेरे पास tRNA। tRNA को कौन से RNA पॉलीमरेज ने बनवाया था, RNA पॉलीमरेज थर्ड, थ्री थर्ड ने tRNA बनवाया। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड उठा उठा के लेके आता है। और अमाइनो एसिड भी कौन सा लेके आएगा, जिस सीक्वेंस के कोड के ऊपर जाके वो ज्वाइन करेगा, उसी को कोड करने वाला अमाइनो एसिड। जो अभी वो बड़ी सी टेबल दिखाई थी ना, उस टेबल के अंदर वही लिखा हुआ था कि अगर AUG सीक्वेंस है उसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ये सीक्वेंस है उसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड होगा, पूरी टेबल में वही था। तो जो हमें याद रखना है, AUG इज नोन एज स्टार्ट कोडोन। उसको कौन कोड करता है, AUG कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, वो है हमारा मीथियोनाइन। मिथायोनिन। मेथियोनिन या मिथायोनिन कुछ भी। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये जो सबसे पहला tRNA आएगा, इसको इनिशिएटर tRNA बोल सकते हैं, यस मैम। है ना। ये देख, सबसे पहला ट्रांसफर RNA, इनिशिएटर tRNA, सबसे पहला अमाइनो एसिड लेके आएगा। AUG सीक्वेंस है, AUG सीक्वेंस का एंटीकोडॉन इसके पास प्रेजेंट हो, जरा चैट सेक्शन में AUG का एंटीकोडॉन बनाना सबके सब, AUG का एंटीकोडॉन। वेरी गुड, UAC। अब देखना जरा इसके पास UAC है क्या। यस मैम। अब ये सीक्वेंस हमारा ज्वाइन अप हो गया है। अब लार्ज यूनिट आएगा, लार्ज यूनिट आके बाइंड कर गया। अब इस लार्ज राइबोसोमल, ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया ना, इसके अंदर 3 साइट है, लिखते रहना साथ साथ। कौन कौन सी साइट, EPA साइट, EPA। E4 लिखो एग्जिट साइट, T4 लिखो प्रोमोटर साइट, A4 लिखो अडेप्टर साइट। E4 एग्जिट साइट, P4 प्रोमोटर, A4 अडेप्टर। एडेप्टर साइट पे क्या होगा, एडेप्टर साइट पे नया tRNA आके बाइंड करेगा, अडेप्ट करेगा, नाम से पता चला अडेप्टर। P4 प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा मतलब जो अमाइनो एसिड उसके पास है, अपना अमाइनो एसिड दूसरे वाले को दे देगा, अडेप्टर वाले को, अभी दिखेगा। एग्जिट पे, जैसे ही एग्जिट साइट पे आ जाएंगे, ये tRNA यहाँ से निकल के चला जाएगा। एडेप्टर नया tRNA लेके आएगा, प्रोमोटर अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन कराएगा, ई में आते ही अमाइनो tRNA निकल जाएंगे। हो रहा है ये प्रोसेस, यस मैम। ठीक है। अब देखिए, अडेप्टर साइट पे आया नया tRNA, अगेन जो नीचे सीक्वेंस था उसी का एंटीकोडॉन और उसी के अपोजिट बनने वाला अमाइनो एसिड लेके आया होगा। ये देखो, ये प्रोसेस हमारी बॉडी में नॉन स्टॉप चलता रहता है। चार्ज TNA है ये, tRNA चार्ज वार्ज सब बताऊंगी क्या है ये। देखो
प्रमोटर ने क्या किया, अपना अमाइनो एसिड किसको दे दिया, अडेप्टर को दे दिया, और अमाइनो एसिड ने क्या बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू डाई पेप्टाइड बना लिया ना, यस मैम। डाई पेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो ट्राई पेप्टाइड। ये चीज याद रखना है। अब देखना, अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा। एक स्टेप आगे शिफ्ट होते ही जिसके पास अब अमाइनो एसिड नहीं है वो कौन सी साइड पे आ गया, एग्जिट साइड। अब वो निकल के चल, अब वो अनचार्ज हो गया। जब तक अमाइनो एसिड है वो चार्ज कहलाएगा। फिर नया आया, फिर सेम प्रोसेस, फिर एग्जिट, फिर नया, फिर चार्जिंग, देन एग्जिट। अब स्टॉप कोडॉन। अब क्वेश्चन ये आता है भाई ये स्टॉप कोडॉन पे आके क्यों रुक जाता है प्रोसेस, क्योंकि स्टॉप कोडॉन की जो सीक्वेंस होती है उसके अपोजिट हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में कोई एंटीकोडॉन नहीं है। स्टॉप कोडॉन क्या होता है, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। यूएए, यूएजी, यूजीए, इनके अपोजिट कोई एंटीकोडॉन नहीं है। अब कोई टीआरएनए तो इसका मतलब फिर आएगा ही नहीं, जब एंटीकोडॉन वाली सीक्वेंस नहीं है तो टीआरएनए नहीं आएगा। तो एक रिलीज फैक्टर आता है, बाइंड कर जाता है, प्रोसेस स्टॉप। ये निकल गया प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जाके अलग अलग टाइप के एंजाइम बना लेगा, अलग अलग चीजें, सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ये एमआरएनए यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इस एमआरएनए का कुछ काम ही नहीं है। इसका काम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आना, इसने इंफॉर्मेशन आके से प्रोटीन बनवा दिया। दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमारी बन गई है। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, यस मैम। आ गया। अब एक छोटा सा प्रोसेस बीच में ये रहता है अभी हमारा, वो बता देती हूँ, फिर ट्रांसलेशन हमारा फिनिश हो जाएगा आज ये। स्क्रीन विजिबल हुई? हाँ मैम। यस मैम। इन साइटोप्लाज्म सबसे पहले जो प्रोसेस होगा, फर्स्ट स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब तक तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि भाई अमाइनो एसिड लेके आया, लेकिन सबसे पहले जो हमारे अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ना, उन अमाइनो एसिड को हमको एक्टिवेट कराना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कैसे कराएंगे, अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा आपका एटीपी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, और क्या बनवा लेगा, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और हमने ट्राइफॉस्फेट ऐड कराया था, तो इसका मतलब 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए, है ना। एटीपी मोनो यहाँ जुड़ गया, 2 निकल गए। अब इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ ये जाके बाइंड करता है किससे, टीआरएनए से। टीआरएनए से बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की हेल्प से ये इससे ज्वाइन करता है और क्या बना देता है, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनवा देता है। ये एएमपी अलग निकल जाता है और ये एंजाइम अलग निकल जाता है। फिर ये एएमपी वापस इस फॉस्फेट के साथ बाइंड करके फिर से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये प्रोसेस ऐसे रिपीटेडली बार बार चलता ही रहता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया वो टीआरएनए कैसे बनवाया था हमने। अब ये जो टीआरएनए होता है ना, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जब हम एमाइनो एसिड को बाइंड कराते हैं टीआरएनए से, दिस प्रोसेस इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, अगर आप टीआरएनए को
2D में देखोगे तो कैसा दिखेगा, 3D में देखोगे तो कैसा दिखेगा। अगर आप उसको 2D में देखोगे तो वो आपको दिखेगा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, और अगर आप उसको 3D में देखोगे तो वो आपको इन्वर्टेड एल शेप दिखेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। शेप कैसी दिखेगी, 3D में तो ऑब्वियसली बात है ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसी सीक्वेंस होती है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये नीचे एंटीकोडॉन साइट होती है, यहीं पे आपका अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ रहता है। लिख लो इसको जल्दी से। मैम जब फिर अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाता है तो अमीनो एसिड कहता है कि वो जो कोडॉन वाली साइट है उसकी एंटी कोडॉन को रीड करे। एग्जैक्टली exactly. जो अमाइनो एसिड है ना, मतलब जो हमें जिस टीआरएनए से जुड़ेगा, जो अमाइनो एसिड है वो अपने ही स्पेसिफिक टीआरएनए से जुड़ेगा। हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। मैम एक बार एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड रिपीट कर दीजिए। देखो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड मतलब हमें अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना है कि भाई वो जाके टीआरएनए से बाइंड कर जाए। तो अमाइनो एसिड की सबसे पहले मैंने उसको एनर्जी दिया, एटीपी दिया, फिर उसने क्या किया, एटीपी के अंदर से 2 फॉस्फेट को निकाल दिया बाहर और एएमपी के साथ जुड़ गया और एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर वो कॉम्प्लेक्स जाके टीआरएनए से बाइंड कर गया विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। तो हमको यही कराना था, बिकॉज डायरेक्ट अमाइनो एसिड नहीं जुड़ सकता। अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए एंजाइम कॉम्प्लेक्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो बाइंड करेगा। तो पहला प्रोसेस अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कराया, एटीपी बाइंड करा के, फिर टीआरएनए को चार्ज कराया अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की हेल्प से। ठीक है, यस ये भी 2D का ग्लोबल किसने दिया था और 3D का किसने दिया था?